स्वागत है आपका जनता टीवी में। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। बलिया में दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फतेहपुर जिले से 3 तलाक का मामला आया सामने। पति ने पत्नी को दिया 3 तलाक, पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई। बाराबंकी में धूमधाम से मनाई गई है अंबेडकर जयंती। एबीवीपी ने बनाई है 5000 वर्ग फीट में बाबा साहिब की पेंटिंग। गाजीपुर में 7 महीने बाद पत्रकार के भाई की हत्या का खुला है राज। कब्र से निकाली गई लाश, आपसी विवाद के चलते की गई थी हत्या। कानपुर देहात से खाकी को दागदार करने वाला खलनायक गिरफ्तार। लोगों की अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बनाता था ठगी का शिकार। शाहजहांपुर में 24 घंटे में 48 अपराधी हुए गिरफ्तार। कई तरह के अवैध कामों पर पाए गए संलिप्त। बरेली में फर्जी चल रहे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने मारा छापा। फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहा था कॉलेज। अलीगढ़ में ऑटो चालक से चोरी हुए 70 रुपए। चालक ने चोर की जमकर की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी है कमर। डीएम और एसपी ने दी है जानकारी। कन्नौज में बाबा भीमराव अंबेडकर की धूमधाम से मनाई गई जयंती, साथ ही निकाली गई शोभा यात्रा। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को लगी है गोली लगने से युवती की हुई मौत। बिट्ठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिशाजा गांव का मामला। रायबरेली में निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया तेज, प्रत्याशियों ने किया नामांकन। मिर्जापुर में प्रेमी रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचा। प्रेमिका के घर प्रेमिका ने के ना मिलने पर आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। बिजनौर में धूमधाम से निकाली गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी मौजूद रहा। एटा में ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली लगने से मौत। एटा के थाना मुलावन क्षेत्र के गांव सोहार का मामला। एटावा नेशनल हाईवे पर कोकपुरा पुल के ऊपर हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक अज्ञात वाहन से टकराया, घायलों को अस्पताल भर्ती करना पड़ा। बिजनौर पुलिस ने अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के अवसर पर फायर सर्विस के शहीद जवानों को दिए श्रद्धांजलि। फतेहपुर जहानाबाद थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 1 दर्जन से अधिक असला बरामद किए। रुद्रपुर में शकील अहमद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी के 4 मुकदमे दर्ज हैं आरोपी पर। हरकत में आई पुलिस ने किया कार्रवाई। सामिया लेक सिटी के निदेशक हैं शकील अहमद। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने आज राजभवन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने उन्हें पुष्पगुच्छ अर्पित किया है और ओडीओपी का इस इत्र भेंट भी दिया है और साथ ही राजभवन की त्रैमासिक पत्रिका राजभवन उमंग भी ये भेंट की गई है। और मैं देश भर में आज संविधान निर्माता यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर उन्हें याद किया गया। वहीं यूपी और उत्तराखंड में भी भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम के साथ यह मनाया गया है और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, उन्हें याद किया गया। अंबेडकर जयंती को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस जयंती को मनाने के पीछे एक वजह और भी है। भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा था जो जाति और धर्म की परवाह न करते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। और यूपी के संत कबीर नगर में जिले के प्रभारी मंत्री पहुंची तो भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। बीजेपी कार्यालय पर पहुंचकर सबसे पहले संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है। इस दौरान मंत्री ने कई अन्य मुद्दों पर भी बोलती हुई वो नजर आई। और चित्रकूट के शिवनगर में स्थित ज्वाला प्रसाद शिव मंदिर में अराजक तत्वों ने जमकर तोड़फोड़ की है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि सुबह मंदिर की सभी मूर्तियां बाहर बिखरी पड़ी थी। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
और आगरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आगरा की मस्जिद से भगवान कृष्ण की मूर्तियों को निकाले, चाहे इसके लिए सीढ़ियां ही क्यों ना तोड़नी पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए जल्दी देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ही के आगरा में भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण मंदिर को तोड़कर जन्मभूमि को, वहां की मूर्तियों को आपकी आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों में काटा गया। कौन ऐसा विश्व में ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी अपमान भरा जिंदगी अपने भगवान के साथ, और फिर भी हम मौन नहीं। हम किसी को बहकावा नहीं, हम तो कोर्ट से आपके आग्रह करेंगे, जितने भी आगरा के नेता उनसे आग्रह करेंगे, आगरा के कोर्ट से आग्रह करेंगे, अति शीघ्र उस मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर, मस्जिद को नहीं, मस्जिद को वहीं रहने दें, उन्हें पूजा करने दें, सीढ़ियों को खुदवाकर वो मूर्तियां हमारे हवाले की जाए। धन्यवाद। महाराज जी, इस लालिया को मिट्टी में मिला देंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, शूटर गुलाम के परिजन झांसी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर, शव लेने से झांसी मेडिकल मॉर्चरी वो पहुंचे हैं और गुलाम का साला नूर आलम और रेहान ये मॉर्चरी में पहुंचे हैं, शूटर गुलाम के परिजन। और इससे पहले खबर यह भी सामने आई थी कि शूटर गुलाम के परिजनों ने शव लेने से मना कर दिया था। उनकी मां का स्टेटमेंट सामने आया था, उन्होंने कहा कि मैं भी एक मां हूं और जिस तरह से एक मां के बेटे को मारा गया है, मैं कतई नहीं चाहती कि ये शव मेरे घर पहुंचे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, शव लेने झांसी मेडिकल मॉर्चरी पहुंचे हैं गुलाम का साला नूर आलम और रेहान। शूटर गुलाम का शव लेने के लिए पहुंचे हैं उसके परिजन, और बताया जा रहा है कि झांसी मेडिकल मॉर्चरी में यह शव रखा गया है जहां पर वो पहुंचे हैं। और वहीं एसटीएफ के एनकाउंटर में ढेर होने वाले असद के परिजन झांसी पहुंचे हैं। कागजी कार्रवाई के बाद असद का शव लेकर प्रयागराज रवाना हो गए। आपको बता दें कि असद का शव लेने के लिए हिमांशु और राज नाम के दो अधिवक्ता मॉर्चरी पहुंचे थे और उनके साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी था जो कि असद का फूफा बताया जा रहा है। फिलहाल असद का अंतिम संस्कार आज देरी के चलते अब यह कल होगा। किसकी डेड बॉडी लेने आए? किसकी डेड बॉडी लेने आए हो? आप किसकी डेड बॉडी लेने आए हो? सर वकील साहब, असद की और गुलाम की बॉडी कौन ले जाएगा? प्रयागराज ले जा रहे हो कि यहाँ पर ही होगा? आप लोग कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं आप लोग? उमेश पाल हत्याकांड मामले में शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। वहीं इसमें गुलाब की मां यानी कि खुशनुदा बेगम और भाई साहिल ने शव लेने से इनकार कर दिया था और गुलाब की मां ने कहा है कि गुलाब के साथ जो हुआ वो सही नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि गुलाम के साथ जो हुआ वो सही है क्योंकि गुलाम की मां ने सरकार से मांग करके ये कहा कि हमारे बच्चों की तरफ सरकार ध्यान दे। और अतीक के बेटे असद की मौत के बाद घर पर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है और अतीक के समर्थकों में सरकार के प्रति आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। असद पर हुई कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। साथ ही समर्थकों ने कहा है असद की अंतिम यात्रा में परिवार को शामिल होने देना चाहिए। सही किया, अब जो हुआ है सही हुआ है, अब उसको लेके क्या करेंगे? देख रहे हैं कि सो रहा है। कहते हैं मूल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। गुलाम के बच्चों की जो जिंदगी खराब है उसको लेके क्या कहिएगा? अब उसको लेके यही कहेंगे भाई कुछ इंसाफ मिले, उनके बच्चों के लिए बेकार है, क्या करने के लिए रह गए उसके बच्चों के लिए। आज आप रो भी नहीं, रोजा भी हैं, औलाद के लिए क्या कहिएगा? रोएंगे तो जिंदगी भर बेटा, अब रोना क्या है, अभी तो चेष्टा पुराना होगा, रोएंगे। भूलने की चीज़ औलाद नहीं होती ना कि हम भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे। रोना तो हमेशा चाहिए भाई, उसके बच्चे के लिए कुछ इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे लोग के लिए कुछ मिलना चाहिए। कहाँ सच छुपाई से दर्द मिल गए। कहते हैं गुलाम बहुत होनहार लड़का था, किस तरह से इस हालात में आ गया? हालात में बस गया लड़के के चक्कर में, रौन कौनों कहीं मिला होगा, बारी कैसे दिखा लिया होगा। हम माँ और पापा ने कल बैठ के सबने निर्णय लिया कि परिवार शव को नहीं लेगा। परिवार ने उसको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने का सिखाया कि अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छा काम करो, आप शूटर के तौर पर पहचाने जाओ,
कोई माँ कोई भाई कभी नहीं चाहेगा, कोई परिवार भी नहीं चाहेगा कि देश दुनिया आपको इस नाम से जाने, आप अच्छा काम करो। तो परिवार बहुत दुखी है, बहुत सदमे में है, इसलिए कुछ कहने की स्थिति नहीं है और हम माँ का जो डिसीजन है वही रहेगा। किसी को एक झापड़ नहीं मारा आज तक। उसने तो महेश पाल को गोलियां बरसाई कहा जा रहा है। अब भाई कहा का तो आदमी कुछ भी कह सकता है। 5 बार विधायक रह चुके, 1 बार सांसद रह चुके हैं। 5 बार विधायक रह चुके, 1 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसी बात नहीं ना कि आज नए के हैं। तो कार्रवाई आपको क्या गलत लगती है? हाँ, कार्रवाई गलत है। अतीक अहमद कल कोर्ट आए थे, उन पर भी उनका अब अतीक अहमद कोर्ट आए थे, उनकी तो ऐसे ही तबीयत खराब रहती रही। अब बच्चे को सुन के और तबीयत खराब हो गई है उनकी, चाचा के और बाप की। तो उस पर जो तो जूता और चप्पल फेंकने की क्या ज़रूरत थी? वो तो खुद ही सजा पा रहे हैं। सरकार सजा जब दे रही है तो जूता चप्पल वाले को सरकार की पुलिस रोके ना। योगी जी से क्या कहिएगा? योगी जी से हमारा यही कहना है कि भाई देखिए, लड़का के अंतिम संस्कार में पूरे घर भर को शामिल किया जाए। दोबारा तो वो आएगा नहीं, अब तो वो दुनिया से जा रहा है, उनको जो है मट्टी में शामिल कर दिया जाए। तो चलिए बात होगी स्थानीय नगर निकाय चुनाव की। दरअसल इसको लेकर बीजेपी में घमासान जारी है। ऐसे में बीजेपी के सभी सहयोगी दल भी लगातार अपने अपने मजबूत गढ़ों में दावेदारी भी ठोक रहे हैं। निषाद पार्टी भी अपनी दावेदारी करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूची सौंप दी गई है, जिस पर संजय निषाद ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है और निकाय चुनाव पर क्या कुछ कहा वो देख लेते हैं। स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। बीजेपी में भी टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ। तमाम सहयोगी दल अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद है। ये भी सियासत कभी खूब जोर थोर से बढ़ाए हुए, इनसे बातचीत करते हैं। संजय निषाद जी, स्थानीय नगर निकाय का चुनाव नजदीक आ चुका है और लगातार अब काउंटडाउन शुरू हो गया, तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन निषाद पार्टी का भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर साथ साथ है। सीट का मांग नहीं कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं आप? टिकट का मांग करना साथ साथ तस्वीर चल रही है और इसलिए निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिल के चुनाव लड़ रही, अलग नहीं लड़ रही। जब अलग लड़ता तब कोई अलग से दिखाई देता है। साथ में अलग नहीं, यहाँ पे तस्वीर साफ करना जरूरी है। क्या आप अलग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? सहयोगी दल की तरफ से कोई सीट की मांग नहीं कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। हमने नगर पालिका में भी, नगर पंचायत में भी। कितनी सीटों पे मैंने मांग की है? जहाँ जहाँ निषाद बाहुल सीटें मांग की, पता तो चला कि 9 सीटों की मांग की है। पहले आप पहले सुन लीजिए। जहाँ जहाँ मांग की है, नदियों के किनारे जहाँ हमारी संख्या अधिक है, जहाँ हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, आज शाम का पता चल जाएगा कि उसमें से कौन जीत सकता है, कौन से दोनों सहमति बन जाएगी, वो लिस्ट जारी हो जाएगी। जहाँ हमारे कार्यकर्ता वहाँ लड़ेंगे, जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी वहाँ लड़ेंगे। महापौर की सीटों से पहली पैर क्यों पीछे खींच लिया? नहीं, अभी हम लोग तो देखिए शुरुआत, अभी तो वो कोई पार्टी 100 साल से, कोई 30 साल से, कोई 38 साल से, हम अभी 10 साल से हैं। तो 10 साल में हम जो पहली बार है चुनाव नगर। अपना दल तो दावा ठोक रही है। देखिए, अपना दल है वो दूसरी पीढ़ी का दल है। अपना दल है सोनेलाल पटेल का दल है, वो आई हैं। ये आप ही की पीढ़ी है। पहले हमारी पीढ़ी है और हमने शुरू की है और आपने देखा 1 से 11 विधायक बनाए। इस बार नगर पंचायत में भी आएंगे, नगर पालिका में भी जीतेंगे, हमारे वार्ड भी बनेंगे। और हमने देखो जिताया था, पिछली बार हमने जिला पंचायत सदस्य बनाया था, 150 जिला पंचायत सदस्यों को जितवाया था मैंने। लेकिन नगर पंचायत नगर पालिका की जो सीटें आप मांग कर रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है कि 9 सीटों की मांग की है आपने। ये बात तो सच है, लेकिन किस सीटों पे आप दावा ज्यादा ठोक रहे हैं? 1 मिनट, मांग नहीं, मैंने कहा कि ये मांगना नहीं हुआ, ये हुआ कि हमारा कार्यकर्ता है, यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और इसको देख लीजिए। और आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, दोनों में से जो जीत सकता, हमें सीट नहीं जीत चाहिए, जो उसमें से जीत सकता है उसे लड़ाया जाएगा। अगर निषाद पार्टी कार्यकर्ता जीत सकता है उसे लड़ाया जाएगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया जाएगा। हमें जीत चाहिए। नंबर जो मैं कह रही हूँ वो क्लियर है? वो तो मैंने कहा कि 9 के आसपास हमने इसमें मांगा था, 9 के आसपास नगर पालिका में मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संजय निषाद का साफ तौर पे कहना था कि समाजवादी पार्टी का अपना चेहरा है, लेकिन हम बीजेपी के साथ सहयोगी पार्टी के तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नए पार्टी हैं, हमारी पीढ़ी है, हम ही अपनी पीढ़ी का अपने पार्टी की स्थापना किया और हम अपने जितनी भी जहां भी हमारी दावेदारी मजबूत है, हमारे जहां भी कार्यकर्ता मौजूद है, वहां पे अपने दावा ठोक रहे हैं। पूरा सहयोग के साथ ये चुनाव जीता जाएगा। पूरा हमारा सीट की बंटवारा नहीं बल्कि हमारी जीत सुनिश्चित हो, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। कैमरा आशीष कश्यप के साथ मैं जैसे जनता टीवी लखनऊ। और सहारनपुर में बीजेपी ने
प्रबुद्ध मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम भी शामिल हुए। इस दौरान सतीश गौतम ने मीडिया से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश को गुंडाराज से मुक्त करने के लिए संकल्पित है। हम उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। तरफ से प्रभावी मतदाता सम्मेलन है, उसमें मैं आज सहारनपुर में आया हूँ। उसी सम्मेलन के तहत यहाँ पर आयोजन है। सभी प्रभावी मतदाता आपके सामने बैठे हुए हैं, उसी को संबोधित करूँगा। आज इस तरह से एसटीएफ ने कार्रवाई की है, अतिथि बेटे को मार गिराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार में जो नेतृत्व कर रहे हैं महाराज जी ने स्वयं विधानसभा में अपना वक्तव्य दिया था, वो प्रदेश के सामने सभी चैनलों ने दिखाया था, और सीधा प्रदेश में मैसेज है गुंडाराज को ख़त्म करना। वो सरकार का भी संदेश है और वो सरकार का दिखाई भी देता है। और उत्तराखंड में कांग्रेस के पर्यवेक्षक पीएल पुनिया और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 3 दिन के दौरे के लिए कल उत्तराखंड आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि पीएल पुनिया और देवेंद्र यादव 17 अप्रैल तक रहेंगे। इस दौरान वो उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेता और जिला अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे और पार्टी को लेकर चर्चा भी की जाएगी। थी कल प्रभारी जी और पर्यवेक्षक महोदय देहरादून पहुंच जाएंगे। कल गंगा आरती का कार्यक्रम भी है और शाम को वरिष्ठ नेताओं से आदरणीय हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्य जी, गणेश गोदियाल जी, नवप्रभात जी और मुझसे अलग अलग से मिलेंगे और एक संयुक्त बैठक भी होगी। और 16 तारीख को जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष, महानगर के अध्यक्षगण हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। विधायक प्रत्याशी और विधायक गणों से भी वो मुलाकात करेंगे। पूरे दिन ये कार्यक्रम चलेगा। और वे चुनाव के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रही हैं और प्रदेश के सभी विधानसभाओं में शीर्ष नेताओं के दोनों का सिलसिला ये शुरू भी हो गया है। जिसके चलते उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी काशीपुर का दौरा किया, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए काशीपुर की समस्याओं को लेकर हरीश रावत बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए। काशीपुर में 8 ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो ओवर और ओवरब्रिज क्यों नहीं बने भैया, इतनी देरी क्यों? ऐसा लग रहा है बीरबल की खिचड़ी भी अकबर के समय में इतनी देर में बन जाती होगी जितनी देर में जो है ये नहीं बन पा रहा है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तुमने सीतापुर आई हॉस्पिटल बंद कर दिया। गन्ना किसानों 10 रुपया पर क्विंटल बोनस दे दो। काशीपुर के चीनी मिल का उसका पैसा बाकी है, तो किसने किया था कि किसानों का बकाया राज्य सरकार देगी। वो कैबिनेट फैसला है। हमारी सरकार चली गई, इसका अर्थ ये थोड़ी है सरकार है। वो फैसला मंत्रिमंडल का वो तो कायम रहता है, उसका आप भुगतान करिए। जल निकासी, पानी भराव यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है। उद्योग लगाए, आज उद्योग बंद हो रहे हैं। ये सर्किल रेट भी बढ़ा दिए उन्होंने। तो हरीश रावत ने काशीपुर का दौरा यह किया है और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए वो नजर आए हैं। और वे हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू और बीजेपी कार्यकर्ता गोविंद टाकुली के बीच विवाद हुआ और मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री अनिल कपूर डब्बू और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बेहद करीबी वो बताए जाते हैं और आज जैसे ही यह खबर शहर में फैली तो चर्चा का विषय बन गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई है। कई बार उसने मैसेज किया कि मुझे 20,000 रुपये दे दो, मुझे 25,000 रुपये दे दो। हम गाय बगाए वो मदद करते रहते हैं। अब आज उसने लिख दिया सोशल मीडिया पे, अनशन लिख दिया कि कईयों के साथ कर चुका है, क्योंकि कई लोग, हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग अनावश्यक बहस में नहीं पढ़ना चाहते। तो आज उसने एक मैसेज लिखा सोशल मीडिया पे ही, क्या लिखा, मुझे मैसेज लेकर भेजता है। क्या है मैसेज? मैसेज ये है, तो मैंने कहा मैसेज को समझाओ, दिखाइए। ये लिखता है, थोड़ा उसको कुछ नहीं पर बोल देना। लिखता है सभी के फोन उठा रहा दलाल। मैंने उसके फोन नहीं उठाए 10 बार। सभी के फोन उठा रहा दलाल, मेरे फोन पर काम कर ले। दलाली के अलावा ये करता है, पहाड़ विरोधी पार्टी का नेता है। पहाड़ विरोधी पार्टी का नेता है। बताइए नाम क्या है उसका? क्या पार्टी का कोई पदाधिकारी है? कोई पदाधिकारी नहीं है, सिंपल कार्यालय में आकर बैठता है। अच्छा। और उसके बाद सुना गया है कि 2-3 हथियारी लाइसेंस भी हैं। तो अमूमन इस तरह की एक्टिविटीज है। तो आज उसने मुझसे किया तो मुझे फिर पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ा।
और रुद्रपुर में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इस मामले में मुजफ्फरनगर के रहने वाले फैजान को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि फैजान दूधिया नगर की रहने वाली एक युवती को मोबाइल पर अश्लील मैसेज के साथ भी डरा धमका रहा था और इससे पहले वो युवती को डरा धमकाकर उसे पैसे भी मांग रहा था। पीछा करके युवती पर होटल में चलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने अपना नाम मजहब छुपाकर युवती को गुमराह भी किया। इस मामले में शिकायत पर पुलिस ने युवक फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। युवती के साथ कुछ मामला सामने आया है, क्या मामला है, कितने आरोपी गिरफ्तार कर रखे हैं? देखिए, मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दिल्ली में पेंटर की काम करता था। तो एक लड़की को विगत 2 साल से अपना पहले तो लड़की बन के बात किया, फिर बाद में पता छुपाया, नाम छुपाया, इवन अपना परिचय भी छुपाया, काम करने का भी छुपाया, राहुल बन के बात किया। बाद में पता चला कि इसका नाम कुछ और है। तो जब परिवार वालों ने और लड़की ने भी आपत्ति जता के काम बात रोक दिया था, फिर उसके बाद जो है इसका जो फोटोज़, वीडियोज़ और वीडियो चैट की स्क्रीनशॉट्स ये सबको वायरल करते, लड़की की दोस्तों को वायरल करके लड़की को संबंध बनाने के लिए धमकाता था, मिलकर संबंध बनाने के लिए एक्सटॉर्शन करता था और बिल्कुल ही हदें पार कर दिया था। उसी समय जो है हमारे पुलिस की टीम के संज्ञान में आ गई, हमारे सही टाइम पे पीड़िता हमारे पास आ गई, तो हमने भी इसके साथ दिया। और जब ये धमका के इसको रुद्रपुर में मिल के संबंध बनाने के लिए जब आया तो हमारी टीम ने इसको पकड़ लिया। और वहीं नगर निकाय चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के एक लंबे दौर से उबरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के सामने इस बार भी चैलेंज कम नहीं है। पार्टी ने महापौर के 2 प्रत्याशियों की घोषणा तो कर दी है, इसमें तेजी भी दिखाई है, लेकिन अन्य सीटों पर प्रत्याशियों के चयन में उसे खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस को आखिरी बार साल 2006 में महापौर की एक सीट मिली थी और उसके बाद 17 साल बाद से उसका हाथ खाली है। साथ ही साल 2012 और 17 में हुए 2 नगर निगम चुनाव में महापौर पद पर पार्टी का खाता तक नहीं खुला। इस बार पार्टी ने महापौर पद पर प्रत्याशियों के चयन के लिए 19 सदस्यीय टीम ये बनी है। आज इस पर मंथन भी किया गया। पूरी टीम जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। कांग्रेस में इस समय जो है टिकटों की मारामारी चल रही लगातार। आज भी बैठकों का दौर चल रहा है और जो 19 सदस्यीय जो कमेटी बनी है उसकी अध्यक्षता खाबरी जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में आज बैठक चल रही है, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी भी हैं और जो है नकुल दुबे जी भी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और साथ में जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश त्रिपाठी सहित कई नेता जो है वहाँ मौजूद हैं। अब देखा जा रहा है कि भी केवल 17 में से 2 जो है सीटों की जो है महापौर घोषित किए हैं, कानपुर और जो है बनारस। इसके बाद अभी जो है 15 जगह के महापौर के प्रत्याशी तय करने हैं और बाकी जो है जिला के जो है मेयर तभी बन पाएंगे जब ये टिकट घोषित होंगे। अब समस्या कांग्रेस के सामने भी टिकटों के दावेदार बहुत ज़्यादा हैं। प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और जो है टिकटों की दावेदारी बहुत ज़्यादा है। लखनऊ से भी तमाम लोग आए हुए हैं जो सभासद की टिकटों की लगातार मांग कर रहे हैं। मेयर का प्रत्याशी भी तय नहीं हो सका है, जबकि दूसरी पार्टियां भी अभी असमंजस में हैं और सब एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं कि कौन अपना प्रत्याशी पहले घोषित करे और उसके बाद उसके टक्कर के प्रत्याशी वो निकालें। तो इसी क्रम को लोग कांग्रेस भी मंथन कर रही है और कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही है। तब उम्मीद की जा रही है कांग्रेस भी टक्कर लेकर के और अपने कुछ जगह पे पिछली बार तो 17 साल से भी कांग्रेस का खाता मेयर पे नहीं खुला है, लेकिन इस बार कुछ उम्मीद कांग्रेस को है कि हमारी मेयर की सीटों पर दावेदार जो होंगे और जीत पक्की करेंगे और कांग्रेस का खाता खुलेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक के भाई का बयान सामने आया है। प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। अरशद ने कोर्ट परिसर में बयान दिया था, अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने ले लिया है। ये स्टेटमेंट दिया है अतीक के भाई ने। असद के एनकाउंटर पर अरशद का स्टेटमेंट ये सामने आया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ही दिया था और अल्लाह ने ही उसको ले लिया है। आपको बता दें कि असद का एनकाउंटर हुआ था, फरार वो चल रहा था और उसके बाद अब ये स्टेटमेंट सामने आया है एनकाउंटर पर। और क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। क्या कहेंगे? कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? में भी शामिल नहीं हो पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? बोलेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बोलेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह ने ले लिया। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
अशरफ क्या कहेंगे? सही है अशरफ? अशरफ क्या कहेंगे? अशरफ क्या कहेंगे? जिस तरह से हुआ ये सही है? सही है अशरफ क्या कहेंगे? अशरफ क्या कहेंगे? अशरफ आप नहीं बोल पाएंगे तो कब बोलेंगे? अशरफ 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 अभी नहीं बोल पा रहे तो कब बोलेंगे? क्या अशरफ 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 क्या बोलेंगे? आपने कहा अशरफ को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? अशरफ मिट्टी में नहीं शामिल होने दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे अशरफ? एनकाउंटर पर क्या कहेंगे? अशरफ कितनी कार्रवाई को सही कहते हैं, क्या कहेंगे? अशरफ क्या कहेंगे? अशरफ अशरफ अतीक कुछ तो बोलिए। अतीक 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 अशरफ अतीक अशरफ कोई आप देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त फोन लाइन पर बनी है। पूजा, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जब अतीक का भाई जा रहा था, अतीक और उसका दोनों भाई वो साथ, अरशद भी है, उनसे पूछा जा रहा था आज एनकाउंटर पर, जो असद का एनकाउंटर हुआ है, कि क्या आप उस पर कहेंगे? कोई जवाब नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ही अपने साथ ले गया है। बिल्कुल, देखिए सचिन, बहुत दुखद घड़ी है ये अतीक के परिवार के लिए। और सोचिए कि किसी के घर का एक बेटा खत्म हो जाए और उनको वो मिट्टी में भी नहीं शामिल हो पा रहे हैं। ऐसे में जब तमाम संवाददाता, जनता टीवी ने भी अरशद से पूछा, अतीक से पूछा, तो उनके चेहरे पर एक मौन चुप्पी थी और बस वो इतनी ही बात कह पाए कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। लेकिन हाँ, मुझे जहां तक लगता है एक बाप को या एक पिता के तौर पर अगर हम अतीक अहमद को देखें तो एक पिता को इस बात का तो रिग्रेट होगा कि उन्होंने असद को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया, क्योंकि शाइस्ता परवीन ने जब साबरमती कोर्ट में अतीक को कॉल किया था तो उन्होंने कहा था कि असद का नाम गलत आ गया है, असद को इस पूरे केस में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तो तुम चुप रहो, मैं 18 सालों के बाद चैन की नींद सोया हूँ। लेकिन अतीक को ये पता नहीं रहा होगा कि इस 18 साल की चैन की नींद की कीमत उन्हें अपने एक बेटे की जान से गंवानी पड़ेगी। एनकाउंटर हुआ है, दुखद घड़ी है अतीक के परिवार के लिए, लेकिन हाँ, जितना दुख उन्होंने तमाम लोगों को और भी दिया है। दो तरह के पक्ष हैं इस पूरी घटना में। जो उनके चेहरे पर सन्नाटा नजर आ रहा है, उसमें चिंता भी है, उसमें तकलीफ भी है और उसमें मायूसी भी है। सच है। ठीक है, चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।